हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जीवों में जनन कैसे होता है। ठीक, तो जीवों में लैंगिक जनन पढ़ा गया था, लैंगिक जनन पढ़ा गया था। आज हमको पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में जनन कैसे होते हैं। देखिए, पौधों में जनरली दो टाइप के जनन होते हैं, दो प्रकार के जनन होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप कि प्लांट्स में दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो यहाँ हमको पहले पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी पौधों में, ठीक, पौधों में अलैंगिक जनन। ठीक, देखिए पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो पौधों के वेजिटेटिव पार्ट्स से, वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब होता है कि पौधे का वह भाग जिससे, ठीक, जिससे नए प्लांट्स का निर्माण हो जाए, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी कायिक अंग कहा जाता है। और जो कायिक अंगों द्वारा होने वाला प्रजनन होता है, उस प्रजनन को कायिक प्रजनन कहा जाता है। तो इसमें जो कायिक अंग होते हैं, ये किसी से हो सकते हैं, चाहे वो बाई स्टीम हो, ठीक, बाई रूट हो, या फिर लीफ हो, ठीक ना। देखिए, ये कायिक अंग जो होते हैं पौधों में, तना होता है, जड़ होता है और पत्तियां होती हैं। इन तीनों से पौधों के अंदर नए पौधे विकसित किए जा सकते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कायिक जनन की विधियां क्या होती हैं, ठीक ना। जो कायिक जनन है उसकी विधियां क्या होती है। तो कायिक जनन की मुख्यतः दो विधि होती है, एक होता है नेचुरल, ठीक ना, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो नेचुरल का मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं प्राकृतिक कायिक प्रजनन। तो प्राकृतिक कायिक प्रजनन का मतलब होता है कि ऐसा प्रजनन, पौधों में ऐसा प्रजनन जिसमें मानव का कोई रोल ना हो, है ना, मनुष्य का कोई रोल ना हो। उसमें प्लांट्स के या तो रूट्स हो, या फिर लीव्स हो, या स्टीम हो, वहां से अपने आप किसी नए पौधे का जनरेट हो जाना, किसी नए पौधे का निर्माण हो जाना। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, यानी कृत्रिम कायिक प्रजनन का मतलब होता है कि उसमें मानव द्वारा, ठीक है, मानव द्वारा नए पौधे का निर्माण कराया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो कह सकते हैं, जैसे गुलाब की शाखाएं होती है ना, तो गुलाब की शाखाओं को काट करके एक जगह से दूसरी जगह लगा देते हैं, तो आपके द्वारा लगाया गया ना, एक जगह से दूसरी जगह आपके द्वारा लगाया गया है। उसी तरह से गूलर का प्लांट्स होते हैं, ठीक, गूलर के पौधे होते हैं, तो गूलर के पौधे की जो शाखाएं होती है उसको काट करके एक जगह से दूसरी जगह लगा देते हैं, ठीक, वहाँ एक नया पौधा तैयार हो जाता है। या फिर मेहंदी होता है, मेहंदी के पौधे को वहाँ से उसकी शाखा को काट करके एक जगह से दूसरी जगह लगा दी, वहाँ एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इस तरह के सब प्रोपेगेशन अगर हो रहे हों, जो किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा कराए जा रहे हों, तो उस तरह के प्रोपेगेशन को, उस तरह के प्रजनन को कहा जाता है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। ठीक, क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखिए, इसमें हमको पहले पढ़ना है कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। यहां हम लिखेंगे नेचुरल मेथड, यानी प्राकृतिक विधि। देखिए, प्राकृतिक विधि में क्या होता है, इसमें पहला होता है भूमिगत तना, ठीक ना, यानी स्टीम के द्वारा, यानी यहां लिख सकते हैं भूमिगत भूमिगत तना। ठीक, अब भूमिगत तना क्या होता है, तो ऐसे तना, ठीक ना, ऐसा तना जो भूमि के नीचे पाया जाता हो, ऐसे तने को बोलते हैं भूमिगत तना। जैसे आपने देखा होगा कि अगर ये कोई प्लांट्स हो, आलू सब लोग देखे हैं, ठीक है, आलू सब लोग देखे हैं, तो आलू जो होते हैं वो नीचे भूमि में होते हैं, ठीक, तो भूमि में होते हैं, तो आलू जो होता है एक प्रकार का तना होता है। यहाँ पे तने से, यानी इस आलू के पास ट्यूबर होते हैं, ठीक, इनको, ये जो ट्यूबर होते हैं इनको बोला जाता है आइज। इसमें आंखें पाई जाती हैं, छोटी छोटी आंखें पाई जाती हैं, ठीक।
ये कक्षस्थ कलिकाएं जो होती हैं, ठीक है, इसकी जो आंखें होती हैं, यह फेवरेबल कंडीशन आने के बाद, जब परिस्थितियां इसके अनुकूल होती हैं, तो अनुकूल परिस्थितियों में इसके तने से, ठीक है, इसके तने से यहाँ से नए नए पौधे क्या हो जाते हैं, तो निकलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से नए नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि तना जो है, उसका स्टीम जो है वो भूमि के नीचे है, और भूमि के नीचे आलू का जो स्टीम है वहां से नए नए पौधे का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह का अगर रिप्रोडक्शन हो रहा, प्रोपेगेशन हो रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे ये क्या है, प्राकृतिक विधियां है। इसलिए प्राकृतिक विधियां क्योंकि इसमें आदमी का कोई रोल नहीं है, ठीक ना, यानी ह्यूमंस का उसमें कोई रोल नहीं है। यहाँ पर ये आलू जो जमीन के नीचे है, फेवरेबल कंडीशन आने के बाद जब परिस्थितियां इसके अनुकूल होंगी, तो यहाँ से अपने आप ही क्या निकलना शुरू हो जाएगा, तो नए नए पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा आता है, इसको देख लेंगे, भूमिगत तना में यहाँ लिख सकते हैं आप ट्यूबर, ठीक ना, ट्यूबर को हिंदी में बोलते हैं कंद, ठीक। तो ये कंद जो होता है, ट्यूबर जो होते हैं, वो किस में होता है, तो आलू में होता है। यहाँ इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल आलू, ठीक। तो आलू में क्या है, तो ये देखा गया कि ये जो इसके छोटी छोटी संरचनाएं जो आइस दिखाई देती है, उसको बोला जाता है ट्यूबर। और ट्यूबर जो होते हैं वहां आइस स्पॉट होते हैं, उसके वहां आंखें होती हैं, और उन आंखों से नए नए पौधे क्या होते हैं, निकल जाते हैं। अब दूसरा इसमें होता है राइजोम। राइजोम, देखिए राइजोम क्या होता है, राइजोम को हिंदी में कहते हैं, राइजोम को हिंदी में बोलते हैं प्रकंद, ठीक है। तो राइजोम किस में होता है, तो आपने अदरक देखा होगा, तो अदरक जो होते हैं, देखिए ये अदरक का ये प्रकंद भाग होता है, ठीक ना, यानी इसमें छोटे छोटे भी इसके राइजोम निकले हुए होते हैं। अब ये राइजोम जो होते हैं नए नए पौधे का निर्माण कर जाते हैं, ठीक ना। तो किसमें हो रहा है, तो इसका उदाहरण होता है अदरक, अदरक जिसको जिंसर कहा जाता है। तो इसमें क्या है, तो ये भूमिगत तना में अदरक भी क्या है, यह भूमिगत तना है, और अदरक में राइजोम यानी प्रकंद का निर्माण होता है, और ये प्रकंद से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तीसरा इसमें आता है आपका कॉर्न, इसको नोट करते रहिएगा। कॉर्न, इसको हिंदी में बोलते हैं घनकंद, हिंदी में कहते हैं घनकंद। अब घनकंद में होता क्या है, जैसे आपने अरबी देखा होगा, ठीक, ये किस में होता है, तो अरबी में होता है। अरबी की जो जड़ें होती है, यानी नीचे जड़ें नहीं कर सकते, उसकी जो तनाएं होती हैं वो भी, जैसे हल्दी होता है, हल्दी की वो तना भी नीचे ही होती है, या फिर आलू होता है, आपने उधर अभी सिंसर को देखा है, नहीं अदरक को देखा, अदरक भी क्या होता है, वो जमीन के नीचे होता है। उसी तरह से अरबी भी वो जमीन के नीचे ही उसकी तना होती है, और वहां से नई नई शाखाओं का निर्माण हो जाता है। तो ये उसका क्या होता है, कॉर्न होता है। तो ये कॉर्न यानी घनकंद जो होता है अरबी में होता है। चौथा इसमें आता है बल्ब, बल्ब को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सल्ककंद, हिंदी में कहते हैं सल्ककंद। अब देखिए ये सल्ककंद क्या होता है, तो बल्ब बल्ब होता है, जैसे मान लीजिए अगर इसको देखा है,
देखिए पौधे का ये भाग क्या है, बल्ब है, ठीक, यानी वो शल्ककंद है। अब इस तरह का शल्क किसमें पाया जाता है, तो लहसुन में, लहसुन हो, प्याज हो, ठीक है। लहसुन और जो प्याज होते हैं उसका नीचे वाला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, बल्ब कहलाता है। और ये बल्ब जो होता है एक प्रकार का तना होता है। अब यहां से इस तने से नए नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये भूस्तरित तना में कह सकते हैं कि ये भूस्तरित तना है, यानी ऐसा तना है जो कहाँ है, जमीन के नीचे है और वहां से नए नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं भूस्तरित तना, यानी किसका मेथड है, तो प्राकृतिक विधियां हैं, ठीक ना, यानी वो प्रजनन की प्राकृतिक विधियां हैं। इसमें 4 प्रकार की विधि आपने पढ़ा। पहला पढ़ा ट्यूबर, ट्यूबर का एग्जांपल आलू है। दूसरा राइजोम पढ़ा, ठीक, तो राइजोम का जो उदाहरण है वो अदरक है। तीसरा आपका रहा कर्ण, कर्ण का उदाहरण अरबी है। उसके बाद चौथा जो है वो शल्ककंद यानी बल्ब, इसका उदाहरण क्या है, लहसुन और प्याज है। अब अगला इसमें दूसरा आता है अर्धवायवीय तना। क्या होता है, पहला हो गया आपका भूमिगत तना, दूसरा होता है अर्धवायवीय तना। दूसरा है अर्धवायवीय तना। देखिए अर्धवायवीय तना होता क्या है, तो इसमें जो तनाएं होती हैं वो ऊपर उठ करके, ठीक ना, वो जमीन से ऊपर उठ करके फिर नीचे जाती है, वहां पर वहां से एक नया पौधा निर्माण कर लेती हैं। जैसे इसमें आता है पहला आता है ऊपरी भूस्तरीय, इसका पहला है ऊपरी भूस्तरीय, या इसको बोलते हैं रनर, रनर कहा जाता है। तो ये रनर किस में होता है, तो आप उदाहरण के लिए देख लीजिए। दूब घास आपने देखा होगा ना, इसमें उदाहरण में होता है दूब घास, ठीक। देखिए दूब घास होते हैं वो जमीन पर क्रीपिंग करते रहते हैं, रेंगते रहते हैं। अब रेंगने के बाद यहां से इसकी जो तनाएं होती हैं, यानी भूस्तरीय जो तना, सॉरी अर्धवायवीय जो तना होती है, अर्धवायवीय तना आगे की तरफ बढ़ करके, ठीक ना, ये आगे की तरफ बढ़ करके और फिर वहां से एक नया पौधा जनरेट कर जाती है। फिर इसकी तनाएं आगे बढ़ेंगी, फिर वहां क्या करेंगी, जनरेट करेंगे। यदि पौधे से होते हैं, पौधे से जो निकली शाखाएं होती हैं, ठीक, पौधे से निकली शाखाओं में एडवेंटिटियस रूट का निर्माण हो जाता है, ठीक। जब जड़ पढ़ेंगे ना तो जड़ में बताया जाएगा कि एडवेंटिटियस रूट क्या होता है, यानी अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं। जैसे तो इसके अंदर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होता है इसकी शाखाओं में, और ये अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो जमीन में लग करके वहां से नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। थोड़ा सा देख लीजिए अपस्थानिक जड़ होता क्या है। जैसे अपस्थानिक जड़ में आप बरगद देखे होंगे, तो पुराने बरगदों में उसकी शाखाओं से कुछ जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और वो जड़ें जो होती हैं जमीन में आकर के धंस जाती हैं, और जमीन में आकर के धंसने के बाद वहां से भी एक नया पौधा तैयार हो जाता है जिसको एडवेंटिटियस रूट कहा जाता है। या फिर आपने गन्ना देखा होगा, देखिए अगर गन्ना देखे होंगे तो ये जमीन के अंदर वाला भाग है, और फिर यहां से ऊपर से भी कुछ जड़ें इस तरह से निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ये एडवेंटिटियस रूट है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। तो इस तरह की अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं दूब घास की तनाओं में निकलती हैं, और वो दूब घास की तना जो होती है वो जमीन में आगे जा करके पकड़ लेती है और वहां से एक नए पौधे का निर्माण कर जाती है। दूसरा इसमें होता है भूअस्तारी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टोलेन, ठीक है।
स्टोलोन। अब देखिए इसका उदाहरण क्या होता है, तो ये इसका उदाहरण स्ट्रॉबेरी होता है। तो स्ट्रॉबेरी में कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें तो तनाएं आगे की तरफ बढ़ करके फिर और उसमें एडवेंटिटियस रूट का निर्माण हुआ और वो एडवेंटिटियस रूट जो है वहां से नए पौधे का निर्माण की। लेकिन इसमें स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट्स होते हैं, उदाहरण इसका लिख लेंगे, स्ट्रॉबेरी। देखिए स्ट्रॉबेरी में होता क्या है, देखिए स्ट्रॉबेरी में ये जो शाखाएं होती है, ये शाखाएं आती हैं जमीन में, जमीन पर आने के बाद ये जमीन में धंस जाती हैं और यहां से नए पौधे का निर्माण कर जाती हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि इसमें होता क्या है कि स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स में इनकी शाखाएं जो होती है वो जमीन में धंस जाती हैं और जमीन में धंसने के बाद यहाँ से उसमें जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और फिर वहां से जब जड़ें निकलती हैं तो उसी तने से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो अगर इस तरह का इसके अंदर प्रजनन हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं भूअस्तारित या स्टोलोन। तो स्टोलोन का उदाहरण क्या है, स्ट्रॉबेरी है। और इसमें तीसरा आता है भूअस्तारिका, है ना। देखिए इसमें आता है तीसरा भूअस्तारिका। देखिए भूअस्तारिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफसेट। देखिए ऑफसेट, ऑफसेट किस में होता है, भूअस्तारिका किस में होता है, तो आपने जलकुंभी देखा होगा, ठीक, जलकुंभी जिसे वाटर हाइसिंथ कहा जाता है या फिर पिस्टिया, ठीक, इसमें लिख सकते हैं जलकुंभी या पिस्टिया। तो अब देखिए जलकुंभी में क्या होता है, ठीक है, ये जनरली एक प्रकार का जलीय पौधा है, ठीक ना। ये जलकुंभी जो है या फिर पिस्टिया, ये दोनों जलीय पौधे होते हैं। अब इनकी शाखाएं जो होती हैं वो आगे की तरफ बढ़ करके और यहाँ एक नए जलकुंभी का निर्माण कर लेती हैं। यानी इस तरह से नए पौधे का क्या करती रहती हैं, निर्माण करती रहती है, ठीक है। तो इस तरह के जड़ों को बोला जाता है, सॉरी, इस तरह के तना का बोला जाता है भूअस्तारिका या ऑफसेट कहा जाता है। तो इसमें आपने पढ़ा अभी कि अर्धवायवीय तने में, अर्धवायवीय तने का मतलब होता है कि तने का वो भाग जो आधा वायु में जाकर के फिर जमीन में जाता हो और जमीन में जाकर के वहां से नए पौधे का निर्माण कर जाता हो, तो उस तरह के तने को बोला जाता है अर्धवायवीय तना। तो अर्धवायवीय तने में आपने 3 तरह का पढ़ा, जैसे पहला भूअस्तारित, रनर जो होते हैं दूब घास में होते हैं। दूसरा भूअस्तारित यानी स्टोलेंस, यह स्ट्रॉबेरी में होता है। और फिर यहाँ भूअस्तारिका यानी ऑफसेट यानी जलकुंभी में होता है। तो इनकी तनाएं जो होती है, इनकी तना जो होता है वो भूमि से थोड़ी सी ऊपर आकर के फिर वो जमीन में धंस जाती है और जमीन में धंसने के बाद वहां से एक नए पौधे का निर्माण कर लेती है। अब देखिए आप कहेंगे, आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि यहाँ जलकुंभी तो जमीन में जाती नहीं है, ठीक है, जलकुंभी जमीन में नहीं जाती, फिर कैसे हो जाता है। तो जलकुंभी यानी ये वाटर हाइसिंथ जो होता है यानी जलकुंभी जो होती है इसकी तनाएं, है ना, क्योंकि यह जल के ऊपर तैरने वाला एक प्रकार का पौधा है, तो इसकी तना जो होती है ऊपर की तरफ आती है, ठीक है, यानी जल से ऊपर आती है और जल से ऊपर आने के बाद फिर वो जल में जाती है और वहां से नए पौधे का निर्माण कर जाती है। ये जल से ऊपर आई, जल से ऊपर आने के बाद फिर वो जल के अंदर जाकर के नए पौधे का निर्माण कर ले, ठीक ना। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि यह अर्धवायवीय तना है, ठीक। अब इसमें अगला आता है, अब आप पढ़ेंगे कि जड़ द्वारा, ठीक ना, ये तो तने द्वारा
तने द्वारा ही रहा है। कायिक जनन की जो विधि है वो प्राकृतिक विधियों में ये तने द्वारा रहा। अब आपको पढ़ाया जाएगा जनन सॉरी जड़ द्वारा कैसे होता है। जड़ द्वारा, ठीक ना। तो ये जड़ द्वारा देखिए, जैसे जड़ द्वारा सतावर होता है, डहेलिया होता है, शकरकंद होता है, लिख लेंगे सतावर, डहेलिया, शकरकंद, ठीक ना। इसमें होता क्या है कि इनके जो पौधे होते हैं इनके पौधों से निकली जो जड़ें होती हैं वो जड़ों से नए नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि चाहे सतावर हो, डहेलिया हो, फिर शकरकंद हो, इनकी जड़ों से, ठीक ना, इनकी जड़ों से नए नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह के प्रोपेगेशन को हम बोलते हैं बाय रूट, यानी जड़ द्वारा प्रजनन हो रहा है। ठीक, जड़ द्वारा प्रजनन का मतलब कि इनके, ठीक, यानी कुछ पौधों के, जैसे आपको उदाहरण के तौर पर 3 दिया गया है, सतावर है, डहेलिया है, शकरकंद है, और भी कुछ पौधे होते हैं जिसमें जड़ें जो होती हैं वो नए पौधे को जनरेट कर जाती हैं। तो इसमें जड़ जो है, जड़ों द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बाय रूट, यानी जड़ द्वारा। अब अगला इसमें पढ़ा जाएगा बाय लीफ, ठीक ना, यानी पत्तियों द्वारा कैसे होता है। पत्ती द्वारा, अब देखिए पत्तियों द्वारा कैसे होता है, जैसे ब्रायोफिलम, अजूबा कहते हैं, ठीक ना, अजूबा ब्रायोफिलम है। तो ब्रायोफिलम की पत्तियों के चारों तरफ, ठीक, देखिए ये ब्रायोफिलम की पत्तियों के चारों तरफ कक्षस्थ कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। यहाँ कक्षस्थ कलिकाओं का निर्माण होता है। अब ये कक्षस्थ कलिकाएं जो होती हैं, कक्षस्थ कलिकाओं से नए नए पौधे यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे नए नए पौधे यहाँ निकलना शुरू हुए, यहाँ जड़ का भी विकास होगा। अब इसको काट करके फिर आप दूसरे जगह लगाएंगे, वहां से एक नया पौधा तैयार हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह का अगर प्रोपेगेशन यानी पत्तियों के द्वारा किसी पौधे का निर्माण हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं, ये एक प्रकार का प्राकृतिक मेथड है, ठीक ना, यानी वो प्राकृतिक विधियां हैं जिसमें प्राकृतिक विधि में पत्तियों द्वारा भी नए नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो किसमें होता है, उसका उदाहरण क्या है, ब्रायोफिलम यानी अजूबा। अब देखिए आते हैं, अब ये रहा आपका नेचुरल मेथड, ठीक, यानी प्राकृतिक विधि। अब आते हैं आर्टिफिशियल के तरफ थोड़ा सा, यानी अब वो कृत्रिम विधि क्या होती है। दूसरा पढ़ेंगे आप आर्टिफिशियल मेथड, कृत्रिम विधि।
देखिए कृत्रिम विधियां क्या होती है, आपको हम पहले ही बताएं कि कृत्रिम विधि का मतलब होता है कि इसमें मानव द्वारा नए नए पौधे का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब वो मानव द्वारा नए नए पौधे का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो ये कृत्रिम विधि जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है कलम द्वारा, कलम करना, और दूसरा दाब लगाना, ठीक है ना। कलम करना और क्या है, दाब लगाना। तो देखिए कलम करने में क्या होता है और दाब लगाने में क्या होता है। कलम करने में जैसे आपने किसी पौधे का देखिए ये पौधा, जैसे आप सॉरी वो तो दाब लगाना होगा, हम कलम बताने जा रहे हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें किसी पौधे की शाखा को काट करके, तो ना फॉर एग्जांपल आप वो रोसा रोसा ले लें, यानी गुलाब का पौधा ले लें, चाहे गुलर ले लें, या फिर मेहंदी ले लें, ठीक ना, या फिर पाकड़ ले लें। इनके पौधों में इनकी जो शाखाएं होती हैं, इनकी शाखाओं को काट करके आप, ठीक, काट करके और उसमें कलम बना दीजिए इसे, उसकी शाखाओं के निचले भाग को ऐसे कलम जैसे बनाइए। अब ये कलम जैसे बनाने के बाद नुकीला बन जाएगा। अब इसको आसानी से जमीन में धंसा दीजिए, ठीक ना। अब देखिए इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि इनके अंदर नोड्स हों, ठीक, यानी जिन शाखाओं को काट रहे हैं उन शाखाओं में ये नोड्स यानी छोटी छोटी जो संधियां होती हैं, जिसको संधि बोला जाता है, ये संधियां उसमें पाई जाती हो, तभी वो नए पौधे को जनरेट कर सकता है। संधि आप नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पौधा है, ये पौधा है। अब ये पौधों में से आप देखेंगे कि छोटी छोटी वहां गांठ पाई जाती है, जहां से कभी कभी पत्तियां भी जनरेट कर जाती, पत्तियां भी निकल जाती हैं। तो ये छोटी छोटी गांठें उन शाखाओं के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो शाखाएं जो होती है यानी वो जो गांठ यानी जो नोड्स होते हैं, वही नोड्स पौधे के निर्माण में हेल्पफुल होते हैं, यानी सहायक होते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जिस किसी भी शाखा को आप काट रहे हैं, चाहे गुलाब को काटे, चाहे पाकड़ को काटे, गुलर को काटे, मेहंदी को काटे, ठीक, तो इनकी शाखाओं को जब आप काट रहे हैं तो उन शाखाओं में नोट्स और कुछ पत्तियां भी हों, है ना, यानी वहां नोट्स भी हो, संधियां भी हो और पत्तियां भी हो। अब ये कलम बना करके उसको कहाँ लगा देते हैं, जमीन के नीचे लगा देते हैं, फिर वहां से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, यानी यहाँ नया पौधा जर्मिनेट कर जाता है, जम जाता है, ठीक है। दूसरा आता है दाब लगाना, ठीक। अब दाब लगाना क्या होता है, अब देखिए दाब लगाने में क्या होता है, अगर ये कोई प्लांट्स है, ठीक, तो इस पौधे की जो तना होती है, उसकी शाखाएं होती है, उन शाखाओं को आप झुका करके और जमीन में धंसा दीजिए, है ना। जमीन में क्या करिए, दबाइए। जमीन में दबाने के बाद यहाँ से कुछ दिन बाद देखा जाता है कि जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ जड़ें जब निकलेंगी तो ऊपर की तरफ यहाँ पौधा भी बनना शुरू हो जाता है, ठीक ना, यहाँ पौधा बनना शुरू हो जाता है। सब यहाँ पौधा बन जाए, फिर इस शाखा को आप काट करके हटा दीजिए, अलग कर दीजिए, और नया पौधा आपका तैयार हो गया। तो यहाँ इस तरह की विधि को बोलते हैं कलम लगाना, ठीक है। तो ये प्राकृतिक विधि में सॉरी कृत्रिम विधि में कलम लगाना और दाब लगाना। तो कलम लगाना का मतलब किसी पौधे की शाखा को काट करके और उसका निचला हिस्सा नुकीला कर दीजिए कलम टाइप का, और फिर उसको कहीं जमीन में धंसा दीजिए, वहां से नया पौधा वो ग्रोथ कर जाएगा। या फिर जब दाब लगा रहे हो, दाब लगाने का मतलब कि ऐसे पौधे को सेलेक्ट कीजिए जिनकी शाखाओं से नए पौधे का निर्माण हो जाए। अब इसमें अगला आता है आपका माइक्रो प्रोपेगेशन। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए होता है, जैसे परीक्षा में भी आ जाता है कि माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है। तीसरी विधि
माइक्रो प्रोपेगेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, देखिए इस तरह की विधि में, ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन में होता क्या है कि यह एक ऐसी विधि है जिसमें किसी पौधे के, ठीक ना, पौधे से उत्तकों को निकाल करके और उसको एक कह सकते हैं कि कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाए, ठीक, और कृत्रिम पोषक माध्यम में रख करके और उनके उत्तकों से नए पौधे का निर्माण कराना ही क्या कहलाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए कि गाजर ले लीजिए, गाजर ले लीजिए। अब गाजर के इस भाग को, कुछ हिस्से को काट लीजिए, ठीक, यदि गाजर से कुछ उत्तक को आप निकाल लीजिए। अब उत्तक होता क्या है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि टिश्यू क्या है, तो कभी कभी बच्चों से पूछने पे बता देते हैं द ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। लेकिन ये ज्यादा क्लियर नहीं होता है। अगर वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो उत्तक की परिभाषा होती है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसका कार्य और संरचना में क्या हो, बिल्कुल समान हो, ऐसे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो यहाँ से कुछ उत्तक को निकाल लिया जाए, ठीक ना। अब उत्तक को निकाल करके एक कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाए, यानी यहाँ कह सकते हैं ये क्या है, तो ये टिश्यू है, उत्तक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस तरह के मेथड को आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, टिश्यू कल्चर, उत्तक प्रवर्धन, ठीक है। तो उत्तक प्रवर्धन यही विधि है जिसको बोला जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपेगेशन। तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो थोड़ा सा वो रिमाइंड हो जाएगा आपके दिमाग में। तो यहाँ पे गाजर से कुछ कोशिकाओं, कुछ उत्तकों को निकालेंगे, तो निकाल करके और एक टब में रख लेते हैं, ठीक, यानी किसी पात्र में रख लेते हैं जहां पर कृत्रिम पोषक माध्यम हो। यहां पहला पॉइंट आता है कृत्रिम पोषक माध्यम, और दूसरा इसके लिए सबसे बड़ा चीज होना चाहिए अनुकूल वातावरण। ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है ना। कैसा, तो इसके अनुकूल वातावरण होना चाहिए और कृत्रिम पोषक माध्यम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ उत्तकों को निकाल करके और कहाँ रखा गया, तो कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा गया, वातावरण भी क्या है, अनुकूल है। अब यहाँ क्या करते हैं कि इस स्टेप देखते हैं, इसमें 3-4 स्टेप आते हैं। वो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, है, क्योंकि पौधे को जनरेट कराना है तो इसमें स्टेप भी देखा जाएगा। तो यहाँ पढ़ते हैं स्टेप 1। ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेप फर्स्ट, देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या किया कि आपने सबसे पहले एक आपने कृत्रिम पोषक माध्यम में एक टिश्यू को रखा गया। अब ये टिश्यू जो होते हैं, वातावरण जब अनुकूल है, ठीक, वातावरण अनुकूल है और इनके लिए न्यूट्रिएंट भी वहां अवेलेबल है, तब इनकी कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाते हैं, ठीक ना, यानी इनकी कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं। अब जब विभाजित होंगी तो आप जानते हैं कि किसी भी जीवों के अंदर या पौधों के अंदर उनमें वृद्धि तभी होती है जब कोशिकाएं ग्रोथ करती हैं, ठीक, डिवाइड करती हैं और बढ़ती हैं, तभी उनमें विभाजन होता है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि इनकी कोशिकाएं क्या हो गई, धीरे धीरे साइज में बड़ा होना
मतलब वो बड़ी होने लगी। अब यहाँ क्या होता है कि ये कोशिकाएं जब बड़ी हो जाती हैं, कोशिकाएं बड़ी हो गई। अब इन बड़ी कोशिकाओं को एक ऐसे माध्यम में रखा जाए जहां पर हार्मोन्स अवेलेबल हों, ठीक, जहां पे हार्मोन्स अवेलेबल हो, ठीक ना। अब ये हार्मोन्स जो होते हैं, उन हार्मोन्स होता है वो उत्तक जो है, इनको हम कह लेते हैं, इनको बोलते हैं कैलस, ठीक। ये हार्मोन्स जो हैं उन कैलस में, ठीक, इनके कैलसों में यहां से नए पौधे के जर्मिनेट को, ठीक, नए पौधे के निर्माण को प्रेरित करता है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो कैलस होता है, कैलस को कहां से बना, तो कैलस कब हुआ, यानी सब किसी उत्तक को हम एक माध्यम में रखें जहां उसको न्यूट्रलाइजेशन हो रहा हो, यानी उसका न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कृत्रिम पोषक माध्यम। तो कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा गया, तब उसकी कोशिकाएं डिवाइड करके बड़ी हुई। अब बड़ी होने के बाद जब वो कोशिका बड़ी होगी तो उसको हम क्या बोले, उन उत्तकों को कैलस कहते हैं। अब ये जो कैलस को दूसरे जब कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, तो दूसरे कृत्रिम पोषक माध्यम जो है वो किससे कनेक्टिंग हो, उसके अंदर हार्मोन्स हो, ठीक ना। अब ये हार्मोन्स का काम क्या होता है, तो इन कैलस से नए नए पौधे को, आइए, कैलस से पौधे को सर्मिनेट कराता है, ठीक। अब आते हैं स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में क्या होता है, देखिए कितने स्टेप हैं, तो टोटल 4 स्टेप हैं। किसमें, टिश्यू कल्चर में, या कह सकते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन में। सूक्ष्म प्रवर्धन में पहला स्टेप में क्या किया, तो गाजर से कुछ उत्तकों को निकाला गया, निकाल करके फिर उसको हम एक
कृत्रिम पोषक माध्यम में रखे। कृत्रिम पोषक माध्यम में रखने के बाद उनकी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, विभाजित होकर के बड़ी हो जाती हैं। फिर उनको हम दूसरे कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं जहां पर हार्मोन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक ना। अब ये हार्मोन्स जो होते हैं इनमें बने जो कैलस होता है, ठीक, इनमें कैलस का निर्माण हो जाता है। अब ये कैलस से नए नए पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से जब नए पौधे निकलते हैं तो कैलस से काट करके पौधे को हम अलग यानी स्टेप थर्ड में आते हैं। तो स्टेप थर्ड में आने के बाद यहाँ से जितने पौधे जमे होंगे, जितने पौधे का निर्माण हुआ होगा, उन सभी पौधों को अलग अलग हम रख लेंगे। अब अलग अलग रखने के बाद यहाँ पर उनको न्यूट्रिएंट यानी यहाँ उनको उनके लिए पोषण अवेलेबल होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ उसको यानी ये पात्र भी क्या है तो कृत्रिम पोषक माध्यम है। तो ये कृत्रिम पोषक माध्यम में पौधे को लगाया गया और कृत्रिम पोषक माध्यम से उनको निकाल करके, ठीक, स्टेप 4 में इनको निकाल करके और फिर उसको जमीन में लगा देते हैं, ठीक। अब जमीन पर जब लगाते हैं तो यहाँ पर एक नया पौधा ग्रो कर जाता है, नया पौधा तैयार हो जाता है। तो सूक्ष्म इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि कोशिकाएं जो होती है अनसीन होती है, यानी वो माइक्रोस्कोपी के द्वारा देखी जा सकती है, काफी माइक्रो होती है, काफी सूक्ष्म होती है। अब ये कोशिकाओं के जो उत्तक हैं यानी वो एक ही समूह के होंगे, उनका फंक्शन भी एक ही, कार्य भी एक ही होगा। तो ऐसे कोशिकाओं के समूह के जो है उत्तक, वो उत्तक होने के कारण उनको बोला जाता है सूक्ष्म परिवर्धन। तो यहाँ उत्तकों से नए पौधे का निर्माण कराया गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म परिवर्धन कहेंगे। अब ये प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। अब फिर अगला स्टेप जो है आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो इससे पहले कि इस वीडियो के आप ध्यान से पढ़ें, जहां आपको नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा।